sharing with you whiteboard. नाउ रिमेम्बर दैट कि पहले हमने कई कई प्ले साथ में लिए थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग छोटे छोटी क्लास करके उसको चीजों को कवर करेंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू take a very remarkable and well known play of John Galsworthy. And what is that? That is Strife. That is what? That is Strife. Strife. About Strife I want to tell you कि जो आपका ये प्ले है, द पर्टिकुलर प्ले इट केम इन 1909. एज यू फाइंड कि स्ट्राइफ ऑलरेडी, ये जो स्ट्राइफ जो वर्ड है, यह ऑलरेडी इंडिकेट करता है कि समथिंग कॉन्फ्लिक्ट, समथिंग व्हेन द पीपल गो ऑन स्ट्राइक, और समथिंग कुछ डिस्प्यूट जैसा आपको इशारा करता है कि हाँ इस तरह से रहा होगा. तो अबाउट दिस प्ले आई जस्ट वांट टू से कि it's a three act plays. Number one point which you have to remember, it's a three act plays. Number one point, because when you come to know about John Galsworthy, you know it very well कि John Galsworthy has also written one act play. And before John Galsworthy, even you have gone with Arms and the Man. You come to know कि Arms and the Man is also in how many acts? Arms and the Man is also in that is also in थ्री. वो भी जो है किसमें, थ्री एक्ट में है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि इट्स अ थ्री एक्ट प्ले. ट्रेडिशनली यू कम टू नो कि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो जो प्ले होता था पहले, स्पेशली इन एलिजाबेथन एज में जो प्ले होता था वह कितने में होता था, वह फाइव एक्ट में होता था. बट बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो कि प्ले जो है थ्री एक्ट में भी आया, वन एक्ट में भी आया, टू एक्ट भी प्ले आया. तो एक जो पहले पांच एक्ट का डिवीजन होता था वह खत्म हुआ, खास करके मॉडर्न एज में. और इन द लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एज, जो आपका आर्म्स एंड द मैन है वो विक्टोरियन एज के लास्ट डिकेड में 1898 में आता है. एंड दैट इज आल्सो रिटन इन थ्री एक्ट्स. तो स्ट्राइफ जो है, यह पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इट पब्लिश्ड इन 1909 एंड इट्स अ थ्री एक्ट प्ले. यह कैसा थ्री एक्ट प्लेस है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले. इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले. ये जो है ये कहा जाता है कि ये इनका सबसे जो है सक्सेसफुल प्ले रहा है. इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले. सक्सेसफुल प्ले. यह जो है मोस्ट सक्सेसफुल प्ले रहा. इट्स अ थ्री एक्ट प्लेस. इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले. Remember that ki when he wrote it, he sent that manuscript to many directors. Yeah, you may say ki the owner of the theater, but no one was ready to either to perform it. कोई जल्दी उसको तैयार नहीं था परफॉर्म करने के लिए और पब्लिश करने के लिए भी. तो कई जगहों पे उन्होंने इसको भेजा था. मोस्ट ऑफ द पीपल, या जो मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स या ओनर ऑफ द थिएटर, दे रिजेक्टेड इट. उन्होंने इसको वापस कर दिया. इसके साथ एक घटना रही है. उसके बाद इसको इन्होंने अपने मित्र उनको भी इनके पास भी भेजा था. अगर आपको याद होगा, जोसेफ कॉनरेड उनके बड़े अच्छे दोस्तों में से थे. इसकी मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने वहां पर भी दिया था. ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. तो उन्होंने इसको कुछ उनसे हेल्प इनको मिली. बाद में जो है इस प्ले को जब बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, व्हेन नो वन वाज रेडी टू पब्लिश और परफॉर्म इट, तो एक आदमी आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स फ्रॉहमैन. you will come to know कि if anything is rejected, yeah, if no one was ready to publish it or perform it, yeah, it was rejected, it does not mean कि that the door was locked for always. No, not at all, it was not locked. Ultimately you will come to know कि the door was open and he was helped by whom, एक आदमी है जिनका नाम है चार्ल्स फ्रॉहमैन. you will come to know चार्ल्स, Charles, चार्ल्स
फ्रॉहमैन, Frauhaman, Charles Frahman helped him in Charles Frahman helped him in performing this play. Play in performing this play at at the Duke of York's Theatre. At the Duke of York's Theatre. York's Theatre. सो यू विल कम टू नो कि जो चार्ल्स फ्रामैन है उन्होंने इस प्ले को पहली बार 1909 ईस्वी में परफॉर्म किया या उसको लोगों के सामने लाया। और कहां पर? द ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर इन लंदन। इन लंदन, यह इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां से उनको अपॉर्चुनिटी मिली। जब इस प्ले को परफॉर्म किया गया तो रिमेंबर दैट कि ही गॉट पॉपुलैरिटी, ही गॉट नेम एंड फेम, पीपल वेलकम्ड इट, एंड पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम दे कम टू नो व्हाट दे कम टू नो द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। तब उनको जाके लगा कि इस प्ले का नाम स्ट्राइक क्यों रखा गया। तब उनको जाके लगा कि इस प्ले में तो कैपिटलिज्म की बात है। तब उन्हें जाके लगा कि इस प्ले में एक तरह से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर ऑफ द फैक्ट्री एंड वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, या ट्रेड यूनियन जो है उसको लेकर के यहाँ पर रही है चीजों को। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इट्स अ प्ले व्हिच अपील्ड द पीपल। इट्स अ प्ले which told the people ki in the society where you are living, undoubtedly there are some factories have been established. There are people who are working in the factory, and so the people there are so many people who are working in the factory, and also there are the owners of the factory. You will come to know ये सब उनको जो है पता चला। but one thing I would like to tell you कि for the first time they could see कि what type of confrontation are found between the owner of the factory and the workers of the factory। कैसा confrontation होता है, उसका bad result क्या है, and how the workers are going to be exploited। For the first time they come to know about what? For the first time they come to know about this event, about this situation when they saw this particular play in 1909। जब पहली बार इस प्ले को 1909 में परफॉर्म किया गया तब उन्होंने इसको देखा। उन्होंने क्या पॉइंट देखा? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक उसका पूरा थीम है, वो कौन सा थीम है? कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। कन्फ्रंटेशन, टी ए कन्फ्रंटेशन, TATION, confrontation between the company chairman confrontation between the company chairman and the leader of the strike, and the leader of the स्ट्राइक। यू विल कम टू नो कि ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट इस प्ले का रहा है। एक नए थीम को लेकर के बात की गई है, जो कंटेम्प्रेरी इशू था, जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम था कि विक्टोरियन एज में फैक्ट्री लग गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, लेकिन उस फैक्ट्री लगने का क्या कोई निगेटिव परिणाम हुआ? क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने का कोई निगेटिव इम्पैक्ट समाज में या मानव की रिलेशनशिप में देखने को मिलता है? तो एक निगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, वह कौन सा था?
That was the confrontation between the company chairman and the leader of the strike. कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन बना लिया है, वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। व्हेन द ओनर ऑफ द फैक्ट्री डोंट एक्सेप्ट द पर्टिकुलर व्हाट द डिमांड, व्हाट द डिमांड दे हैव, देन दे गो ऑन स्ट्राइक। तो एक कन्फ्रंटेशन समाज में देखने को मिल रहा है कि समाज में ही एक एक गैप देखने को मिल रहा है। वह गैप किसके आधार पर है? कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी के आधार पर है। Workers of the factory, they are going to poor day by day. Owner of the factory, they are going to be rich and rich day by day. We find these things कि ये सारी चीजें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वहां पे है कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब ये प्ले आता है तो इससे पहले इनके दो प्ले आ चुके हैं। उन दोनों प्ले का मैं नाम लिखना चाहता हूँ। एक प्ले इनका आया था, इस प्ले से आने से पहले एक प्ले था, द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स 1906। दूसरा प्ले जो था दैट वाज जॉय 1907। एंड रिमेंबर दैट कि जो ये सिल्वर बॉक्स रहा है इसने तो पॉपुलैरिटी उनके लिए लाई, लेकिन जो जॉय था, यह जॉय जो है एक एक तरह से अनसक्सेसफुल प्ले माना जाता है। इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल प्ले, इट वाज अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है, जो आपका स्ट्राइफ आता है वो एक नए सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, नए पॉइंट को लेकर के आता है, जहां पर हम एक देखते हैं कि उसने उनको इस्टेब्लिश्ड राइटर की कैटेगरी में एज अ ड्रामेटिस्ट लाके खड़ा किया। तो व्हेन यू गो स्पेशली द प्ले ऑफ दिस मैन, तो इनके प्ले में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, जो मैं अपने अपने पहले के लेक्चर में भी बताया कि इनके प्ले में मार्क्सिज्म की झलक नजर आती है। समाज जो है, जो समाज का जो माशरा है, जो उस माशरे में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और यह जो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर जो है, यह किसकी वजह से है? इन इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी या इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी की वजह से है। और सोसाइटी को जो क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, वहां पे हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। तो ये जो पॉइंट है ये उन्होंने रीड किया। द पार्टी, चूंकि जो भी राइटर होता है, इन द एज इन विच ही इज बॉर्न, द एज इन विच ही लिव्स, द प्लेस वेयर ही लिव्स, ही कांट गो अगेंस्ट दैट थिंग, ही फाइंड्स। और उसका जो विचार है, जो उसका नोशन है, थॉट है, इट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड, वह वहीं से प्रभावित होता है। सो यू विल कम टू नो, उन्होंने जब इतनी सारी चीजें देखी तो उनकी उसी थीम को, और यही चीज आप देखेंगे द सिल्वर बॉक्स में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से सिल्वर बॉक्स को इट वाज स्टोलन, उसके बाद कैसे उसकी जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर लाद दी जाती है। तो जस्टिस में क्या होता है वहां पर, कि ऐसा लगता है कि इन द सोसाइटी देयर इज, जो रिच आदमी उनके लिए अलग न्याय है, गरीब के लिए अलग न्याय, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मैं इसके पहले स्लाइड को मैं ले जाना चाहूंगा। पहले स्लाइड में बताया कि ये जो प्ले है 1909 में आता है, थ्री एक्ट प्ले है। इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले, जो उनका तीनों प्ले आया था उसमें सबसे सक्सेसफुल प्ले अगर रहा है तो यही रहा है। इवन इसके मैन्युस्क्रिप्ट को द पीपल वर नॉट रेडी टू पब्लिश, लोग इसको पब्लिश करने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन यू विल कम टू नो कि हाँ ये चीज रही है। चार्ल्स फ्रामैन को क्रेडिट जाएगा कि चार्ल्स फ्रामैन ने उसको तैयार अपनी इनकी हेल्प किया, और वो तैयार हुए कि हेल्प हिम इन परफॉर्मिंग दिस। यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि ये जो उनका प्ले रहा, इस प्ले को परफॉर्म करने में, और वो जगह उन्होंने कौन सी चुना? द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन। इतना सारी चीजें, जब एक बार ये प्ले परफॉर्म हो गया तो दोबारा भी इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है जगह जगह पे। फिर वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, इसको जो है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में
17 नवंबर 1909 ईस्वी को, ऑन 17 नवंबर, on 17th November in 1909, in 1909, it was performed, it was performed at the New Theatre, at the New Theatre, ये थिएटर का नाम है, और न्यू थिएटर में ये परफॉर्म होने वाला पहला प्ले था। रिमेंबर दैट, इसका मतलब यह उसी समय खुला ही हुआ था। तो न्यूयॉर्क सिटी में एक न्यू थिएटर के नाम से एक थिएटर खोला गया था, और ये 17 नवंबर 1909 ना है। यू विल कम टू नो कि जब ये उस समय या उस समय चीजें हुई, तो रिमेंबर दैट कि वह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था कि 17 नवंबर 1909, 17 नवंबर 1909 को इट वॉज परफॉर्म, ये परफॉर्म किया जाता है, और कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? एट द न्यू थिएटर, न्यू थिएटर में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ऑन 17 नवंबर इन 1909 इट वॉज परफॉर्म्ड एट द न्यू थिएटर, इसको परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? न्यू थिएटर में। दूसरा चीज, इससे इसकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है कि कितना तेजी के साथ ये चीजें रही है। जो प्ले है, इस प्ले में जिस घटना का जिक्र किया गया है कि एक स्ट्राइक को दिखाया गया है, काफी लंबे समय से स्ट्राइक ट्रेड यूनियन का चल रहा है। इस स्ट्राइक को आप ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत 7 फेब से होती है, और उस जगह को भी दिखाया गया। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूं कि सेटिंग, सेटिंग ऑफ द प्ले की अगर मैं बात करूं, तो यू विल कम टू नो कि ये जो सेटिंग ऑफ द प्ले है, या इसमें जिस चीज को लेकर के बात की जाती है, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि द एक्शन टेक्स प्लेस, जिसका एक्शन है, द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन 7 फरवरी, ऑन 7 फरवरी एट, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो सेटिंग है, या इसका जो एक्शन है, वह 7 फरवरी को शुरू हो रहा है। कहाँ पे? अगली वाली स्लाइड में, एट ट्रीनार्था, एट त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, टिन प्लेट वर्क्स, त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स on the borders of England, on the borders of England, on the borders of England and Wales, बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड और वेल्स में इसका शुरुआत होता है। इसका जो सेटिंग है, बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, यहां पर क्या चीज दिखाया जाता है? फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स, for several months there has been a strike at the factory, there has been a strike at the factory। यू विल कम टू नो कि एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस जगह पे है, वो जगह का नाम क्या है? त्रिनार्था, जो प्ले में मेंशन किया गया, त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स है यहाँ पर, यहीं पर जो है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड और वेल्स के बीच में है। यहाँ पे क्या चीज चल रहा है? कई महीने से जो है स्ट्राइक चल रही है। ये पार्टिकुलर चीज जो है कि त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, वहां पर
और ये कहाँ पे लोग है, ये इंग्लैंड और वेल्स के बीच में है, जहाँ पे जो है स्ट्राइक चल रही है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि प्ले में जिस आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, IDOLOGY, दिस इज द, एक तरह से मैं कहूँ नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें क्या है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ऑलवेज ये ध्यान में रखिएगा, MARXIST, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की एक बेहतर समाज, एक ऐसा समाज जहां पे सभी को एक तरह से अ, सम्मान हो, सम्मान के अलावा लोगों के पास पैसा हो, और वे अपनी चीजों को बहुत आसानी से पा सकें, कर सकें। तो एक कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के खिलाफ एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है। और जिस समय ये बात होती है, उस समय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अपनी उरूज पर रही है, क्योंकि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति होती है, और उस क्रांति के पीछे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रहा है। तो इन्होंने इस बात को दिखाने के लिए, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाने के लिए, कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी को दिखाने के लिए, ओनर ऑफ द फैक्ट्री का जो नेचर है उनको दिखाने के लिए, जो वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री है उनकी चीज को दिखाने के लिए, जिन कैरेक्टर्स को लिया हुआ है उनका, इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बता दूं, क्योंकि मुझे पूरे चीजों को डिस्कस करना था। कैरेक्टर्स को जो उन्होंने लिया है, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो काफी आपको अपील करेंगे। खासकर एक कैरेक्टर है साइमन हार्नेस, SIMON, साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करते, ट्रेड यूनियन के लीडर, अगर मैं कहूँ रिप्रेजेंटिंग, SENTING, रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन। ये एक कैरेक्टर को आपको ध्यान में रखना कि देयर इज अ कैरेक्टर साइमन हार्नेस जो ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज अनदर, हाँ मैं बता चुका हूँ मैडम, मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार वो सारी चीज जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक जगह, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। डेविड रॉबर्ट्स, यू विल कम टू नो कि डेविड रॉबर्ट्स, जो डेविड रॉबर्ट्स है ये लीडर है किसके, लीडर ऑफ द मेंस कमेटी। ये जो लीडर ऑफ द मेंस कमेटी है, ये वर्कर की कमेटी है। डेविड रॉबर्ट, लीडर ऑफ द मेंस कमेटी, मेंस कमेटी। तीसरा, तो यू विल कम टू नो कि जो साइमन हॉर्नेस है ये क्या है, रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाले। डेविड रॉबर्ट किस कमेटी के हैं, लीडर है किसके कमेटी के, मेंस कमेटी की। ये जिससे एसोसिएटेड है, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि इट्स नॉट अबाउट एनी कैंपस, इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन और प्रॉब्लम, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में आप पाते हैं। नो, नॉट एट ऑल। फैक्ट्री वर्कर, ओनर, इंडस्ट्रियल लाइफ, वहां पे उन सब चीजों को लेकर के उस तरह की के वर्ड, उस तरह की कमिटीज यहाँ पर है। जो तीसरा जो एक पॉइंट है उसमें यू विल कम टू नो देर इज जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट, जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट्स, तो ये समझिए कि ये जो है क्या है, कंपनी के जो है एक जो एल्डरली कंपनी का जो चेयरमैन है, इन्हीं से ही प्रॉब्लम है। जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट्स की सोच ही ऐसी है जो प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। एल्डरली कंपनी चेयरमैन, ELDERLY, एल्डरली कंपनी चेयरमैन, CHAIR, चेयरमैन। और इनमें से इनकी सोच ये है कि मजदूरों को आपको हाँकना है तो रॉड का इस्तेमाल करना चाहिए। यू कैन जस्ट इमेजिन कि इनका ये सोच है जॉन एंथनी का, कि अगर हमें कुछ करना है तो उनको काबू में करना है, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जॉन एंथनी एंड रॉबर्ट्स, एल्डरली कंपनी चेयरमैन।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कैरेक्टर से ही रिलेटेड है, दैट इज इनीड अंडरवुड, ENID, इनीड अंडरवुड। ये फैमिली वही उसी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, लेकिन बहुत लिबरल थॉट की है। डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, डॉटर ऑफ जॉन ANTHONY, ये उनकी डॉटर है। सो इनीड जो है एक लिबरल थॉट की है, और जॉन एंथनी की डॉटर है, उनके फादर का नजरिया कुछ दूसरा टाइप है, लेकिन इनका जो थॉट है वह क्या काफी लिबरल है, इनीड अंडरवुड का। और यू विल कम टू नो कि एनी, एनी रॉबर्ट्स वाइफ, वाइफ। नेक्स्ट, आई थिंक दिस वाज द फिफ्थ कैरेक्टर, आई मिस्ड इट, फिफ्थ, सिक्स्थ, हेनरी टेंच, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, एडगर एंथनी, एंथनी, ANTH, एडगर एंथनी, चेयरमैन सन। रिमेंबर दैट दीज आर द कैरेक्टर्स जो कि रॉबर्ट्स वाइफ है, एनी है, हेनरी टेंच है, कंपनी सेक्रेटरी है, एडगर एंथनी है, एंथनी की स्पेलिंग ANTHONY, चेयरमैन सन है। इन सब चीजों को जो लिखवाने का पर्पस है ये है कि यू हैव टू रिमेंबर दैट कि थीम क्या है, सेटिंग क्या है, किस सिचुएशन में प्ले आता है और कैसे। नाउ अब आपको काम क्या करना, आपका टास्क ये है कि आप प्ले के तीनों एक्ट की समरी खुद से पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर हम कहां से पढ़ेंगे, सो मेनी सोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। My duty is to tell you the theme, my duty is to tell you what, my duty is to tell you character, my duty is to tell you subject matter, और ये आपको बता देना कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करके किस सिचुएशन में प्ले आया हुआ है। अगर आप तीनों एक्ट की समरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो भी इससे रिलेटेड मूवी या जो भी वीडियोस अवेलेबल है एक उससे रिलेटेड, उसको आप जरूर यूट्यूब पे देख लीजिए। तो जितनी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस किया है यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने शेक्सपियर में किया था। एज मच यू सी, आप ये समझिए कि उतना ज्यादा आपको ये प्ले क्लियर करेगा चीजों को। तो जस्ट मैं बस यहीं तक करता हूँ, एंड आई डोंट हैव टेक एनीथिंग। वी विल मीट टुमारो, हम उनके दूसरे प्ले को लेके बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर कल भर में, कल संडे है, कल आप इसको जरूर देख लीजिएगा।